नेपाल का पूरा मामला ये है कि वहाँ पे जो नेता ऐश कर रहे थे, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के अपनी एक उड़न तख्तरी में उड़ रहे थे, तो वहाँ की जनता बेरोजगारी से भुगत रही है, वहाँ की जनता रोजगार मांग रही है। एक नेपालियों को यहाँ पर आकर के, भारत के अंदर आकर के नेपाली लोगों को चाउमीन बना बना के बेचनी पड़ रही है, भारत के अंदर आके गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, कोई चौकीदारी कर रहा है। तो कहाँ है नेपाल का भविष्य? कहाँ है नेपाल का भविष्य, आप बताइए। तो जब एक जनता को यह पता लग रहा है कि हमारा भविष्य नहीं है और नेता मौज मार रहे हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे खुलासे करने शुरू करे। उन्होंने वहां पे वो पोस्टें डाली कि नेता किस प्रकार से आतंक मचा रहे हैं। और जब मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, उसको रोको ना, उसको रोको, कैसे भी रोको। आप मिलिट्री उतारो, आप कैसे भी रोको। और अगर जनता वहां पे सड़कों पे उतरी है, तो आप ये देखो सबर का बांध टूटा है साहब। ये सब फुटे तो चुनाव आयोग कहता है महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं होगा। क्या ये महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं है कि स्वाति माल की फोटो को सार्वजनिक किया जा रहा है? क्या ये महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं है कि बीजेपी की सांसद उसको, कंगना को आप सड़कों पे उतार करके वो फोटो सब लोग अपने घरों में परोस रहे हैं? अरे खुद सरकार को सोचना चाहिए कि जब अपने पे बात आती है तो मुंह फेर लेते हैं। ये जनता जब जागेगी ना, मैं आपको दिखा दूंगा कि भारत के नेता भी इसी तरीके से अपने आप इस्तीफा देंगे। पर तरीका ये नहीं होगा, तरीका लोकतांत्रिक होगा, तरीका लोकतांत्रिक होगा। लोक सरकारों के घरों के बाहर आज मैं आपको बता रहा हूँ वो मिलता क्या मिलता है। वोट तो आधे आदमियों के डलते नहीं है, आधे आदमियों के वोट तो सरकार अपनी मर्जी से डाल देती है। क्या तरीका है? ये कोई वोट हो रहा है? आप इसको लोकतांत्रिक जीत मानते हो भारत की? हम नहीं देखते इसको। इस्तीफा कैसे देंगे? नेपाल में भी दबाने की कोशिश हुई थी, 20 लोगों की हत्या हुई है तब जाकर के। देखिए, नेपाल का पूरा मामला तो शायद लोगों को पता ही नहीं है। नेपाल का पूरा मामला ये है कि वहाँ पे जो नेता ऐश कर रहे थे, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के अपनी एक उड़न तख्तरी में उड़ रहे थे, तो वहाँ की जनता बेरोजगारी से भुगत रही है, वहाँ की जनता रोजगार मांग रही है। एक नेपालियों को यहाँ पर आकर के, भारत के अंदर आकर के नेपाली लोगों को चाउमीन बना बना के बेचनी पड़ रही है, भारत के अंदर आके गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, कोई चौकीदारी कर रहा है। तो कहाँ है नेपाल का भविष्य? कहाँ है नेपाल का भविष्य, आप बताइए। तो जब एक जनता को यह पता लग रहा है कि हमारा भविष्य नहीं है और नेता मौज मार रहे हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे खुलासे करने शुरू करे। उन्होंने वहां पे वो पोस्टें डाली कि नेता किस प्रकार से आतंक मचा रहे हैं। और जब नेताओं को लगा कि हमारी पोल पट्टी खुल रही है, तो उन्होंने 16 ऐप बैन कर दी। और जब 16 ऐप बैन करी तो जनता सड़कों पर आई, स्टूडेंट सड़कों पर आए, और उस स्टूडेंट के कार्यकर्ताओं के जो एक प्रदर्शन था उसको दबाने के लिए गोलियां चला दी। यार 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों के सीने में गोलियां मारी है नेपाल के अंदर। तो क्यों जनता सड़कों पे नहीं आएगी? जिनके बच्चे मरते हैं ना साहब, फिर वो लोगों के घर और दुकान और क्या संसद, तो क्या मीडिया सब फूंक देते हैं। कह रहे थे जो वहाँ की संपत्ति को बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा था, इसीलिए गोलियां चली। देखिए, अगर आप गोली चलाने का अधिकार किसको देते हो? आपके पास वाटर कैनन जैसी चीजें हैं, आपके पास पुलिस बल है, आप दबाओ। आप आंदोलन को किसी भी तरीके से लाठीचार्ज से दबाओ, कैसे भी दबाओ, गोलियां मारोगे। ये तो आपने वही वाली बात है, जनरल डायर वाला मॉल बना दिया। आप इस बात को समझो। तो मारेंगे नहीं। अरे आज आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, कल को तुम्हारा विरोध करने वाले जो ना चाहते हो कि सरदार जी की आवाज इतनी बुलंद हो, और ये मीडिया फोरम न्यूज वाला बहुत आतंक मचा रहा है, और तुम्हारे माथे पे गोली मार दी जाए, तो क्या वो गवारा होगा? आप बताओ। पर संसद में घुसना भी तो गैर कानूनी। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, उसको रोको ना, उसको रोको, कैसे भी रोको। आप मिलिट्री उतारो, आप कैसे भी रोको। और अगर जनता वहां पे सड़कों पे उतरी है, तो आप ये देखो सबर का बांध टूटा है साहब। ये सबर का बांध कब तक दबेगा? इसकी शुरुआत श्रीलंका में हुई। हिंसा के पीछे कोई है? देखिए, हिंसा के पीछे कोई नहीं होता, हिंसा के पीछे सिर्फ लोग होते हैं, जनता होती है। जब वो भर जाती है तो वो पागल हो जाती है जनता। आज नेपाल की जनता जो परेशान है, जनता को रोकने के लिए क्या चाहिए बताइए? आज पागल जनता को रोकने के लिए उनका इस्तीफा ये था कि जो उन्होंने मार खा के दिया, वो थोड़े दिन पहले इज्जत से दे रहे थे, तो ये नौबत नहीं आनी थी। तो इस्तीफा देने आज की डेट में जब जनता को, जब उनको पता लग रहा था, सुन लीजिए, जिस समय वो तो जब फट गई आदमी की तो इस्तीफा दे रहा है। आप उसको कह रहे हो जब कनपट्टी पे बंदूक लग गई तो ले ले इस्तीफा, उसको इस्तीफा मानते हो? जिस समय हमारे देश के अंदर, नेपाल के अंदर, मतलब नेपाल की बात करूं, जिस समय नेपाल में बवाल कट रहा था, आपने एप्लीकेशन बैन कर दी। यही बांग्लादेश में हुआ था, सोशल मीडिया बैन, सोशल मीडिया। अरे आप समझो जनता का दर्द। जिस समय जनता सड़कों पे हो रही थी, जिस समय जनता उनकी पोल पट्टियां खोल रही थी, अगर इज्जत से उस समय कलम उठा करके इस्तीफा दिया जाता, तो आज नेपाल के ये हालात ना होते। सदा परिवर्तन इज्जत से होता। तो यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे टिकटॉक बैन किया था। आप बात देखो, जब टिकटॉक के ऊपर आवाजें उठाते थे हम लोग, तो हमारी वीडियो डिलीट होती थी। और टिकटॉक को बैन क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि टिकटॉक सरकार की पोल खोल रहा था। आज यूट्यूब पे भी शिकंजा है। आज यूट्यूब वाले खुल के थोड़ा ना चला पाते हैं, उनको भी कुछ शब्दों के ऊपर रोक होती है। तो आपको समझना पड़ेगा।
किया था? हाँ जी, चाइना का था टिकटॉक, इसलिए बैन करा था। भारत में बैन ना 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 ना, इसको चाइना से मत जोड़ो। ऐसे तो प्रधानमंत्री वहां बैठ के गुल्ली डंडा खेलता फिर रहा आज की डेट में चाइना ने भी। हमारे आप ये बात बताओ, प्यार मोहब्बत के संदेश देता फिर रहा, पेड़ से पेड़ टकरा के फोटो आ रही है उन दोनों प्रधानमंत्रियों की। तो आप ये मत लिखो कि आज की डेट में चाइना की टिकटॉक को बैन करने की वजह सिर्फ ये थी कि वो चाइना का था। चाइनीज माल दुनिया में चल रहे हैं, तुम्हारे हाथ में जो ये पीपनी है ये भी चाइनीज होगी। कितना रोकेंगे आप इसको बताओ? मेन स्ट्रीम मीडिया की ऑफिस जला दी है नेपाल। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो यहाँ पे भी लुप लुप हो रखी है साहब। गोदी मीडिया डरी हुई है। आप देखो चित्रा त्रिपाठी का, आप देखो टाइम्स नाउ वाले का, देखो आज गोदी मीडिया यहाँ की डर रही है, कांप रही है। मोदी गोदी मीडिया के मन में डर है कि हमारे साथ ना हो जाए, और वो डर जो उनके चेहरे पे दिख रहा है ना, वो साफ झलक रहा है कि भैया भारत के लोग हो, ये कोई ऐसे बोल रही है गोदी मीडिया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जबान कांप रही है साहब, फब्बल हो रहे हैं वो लोग। भारत में आ गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत में शरण लेंगे क्या? देखिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये जरूर बोला कि वहाँ पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप समझना, आप मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री ने ये बोला हमारे एक ट्वीट करके कि नेपाली भाषा में वो भी, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक रहो, ये रहो वो रहो। मैंने एक अपना कमेंट डाला है, गिन्नी साहनी मेरा पेज है, आप उस पेज पे जाके देखना। उस पे बंदा गुड्डू भाऊ महाराष्ट्र का क्या लिख रहा है, मोदी जी को लिख रहा है कि बापू जी आप भी सुधर जाओ, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। और उसके कमेंट में 700 से 800 लाइक थे। आप ये लगाओ। तो आज मैंने वो पूरी की पूरी पिक्चर काट के डाली है और हमने लिखा है कि ना भाऊ आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि भारत गांधीवादियों का देश है। हम इज्जत से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को दफा करेंगे और बिल्कुल करके रहेंगे। तो क्या नेपाल के चौकीदार जाग गए? देखिए नेपाल के चौकीदार नहीं, नेपाल की आज बहुत सारे लोग चौकीदार कहते हैं, या नेपाल के लोगों को छोटी छोटी आंख वाले कहते हैं। आज मैं एक बात कहूंगा, उन छोटी छोटी आंख वालों को पूरा नजर आता है। आप इस बात को याद रखना कि क्या काला है और क्या सफ़ेद है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। और जिनको आप चौकीदार कह रहे हो ना, वही डंडा उन्होंने वहाँ सतह में कहाँ तक दिया है जो हलक से बाहर हमें नजर आ रहा है। आप ये बात ध्यान रखना, जब चौकीदार डंडा सड़क पे बजाता है ना तो सड़क टूट जाती है, अगर डंडे में जोर होगा। और जब वो सियासत में जाएगा तो सियासत के बांध टूट जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा है सर, वहाँ तो मजबूत नहीं है ये। तो यही तो बात है ना कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जाग गए। आप इस बात समझो। और हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया साहब। आपकी इस बात को मैं ये कहूँगा कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट सड़कों पे आए थे, जब बांग्लादेश में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, जब वहाँ की सियासत का वो एक पुतला जला रहे थे, तो हमारे देश की गोदी मीडिया और हमारे देश का आईटी सेल और अंधभक्त ये खबर चला रहे थे, देखो जिहादियों को, देखो आतंकवादियों को, देखो फलाने को, देखो इनका जो काम है, ये साले जिस देश में रहेंगे वहीं तोड़फोड़ करेंगे, ये जिस देश में रहेंगे वहीं आतंक मचाएंगे। आज हम उनसे सवाल खड़ा करते हैं। आज नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है साहब। अगर आपके ऊपर कोई सवाल दाग दे तो आप कहोगे ओए हिंदुओं को हिंसक मत कहो, हिंदू को ये मत कहो। सर यहाँ प्रधानमंत्री की बीवी जला दी, क्या वो हिंसा नहीं है? आप बताइए। अगर अपने पे बात आई तो चुप सुन लो, जब अपने पे बात आई यहाँ अंधभक्तों की, तो यहाँ आईटी सेल क्या चला रहा है, वामपंथियों को उखाड़ दिया, अब होगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र का उदय। अब इस बात को समझो, जो नेपाल सदियों से हिंदू राष्ट्र है, तो अगर वहाँ पे 17 साल में 15 प्रधानमंत्री बदल गए, कोई वहाँ सेट नहीं बैठ रहा, तो आप समझो ना सिस्टम में खराबी है साहब। लेकिन ये जो पड़ोसी देश है इंडिया के, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सब चाइना की गोद में खेल रहे थे। बुरा हाल इसके लिए हुआ है उनका। देखिए आज की डेट में कोई चाइना की गोद में खेले या ना खेले, भारत को भी खेलते हो ऐसे तो आप कह दोगे। अगर आप ये कह रहे हो कि चाइना की गोद में खेल देते ऐसे, तो भारत भी जाकर के वहाँ पर समर्थन करके आया है। तो क्या आप ये कह दो कि मोदी जी उसकी गोद में जिनपिंग की खेल के आ गए? तो ये गलत है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खड़ा होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसे निभाना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कौन किसकी गोद में खेल रहा है, कौन किसका लल्ला बन के बैठा है। ये जो एक सवाल बाढ़ पे ले लो पाजी, ये जो पंजाब में एक जो मोहब्बत की जो मिसाल पेश करी है मुसलमानों ने, क्या कहोगे इसको? देखिए बहुत अच्छी बात है, और ये भाईचारा जो है देश को मजबूत करता है। इस भाईचारे को सेंध लगाने के लिए आईटी सेल ने आज भी कोई काम कसर नहीं छोड़ी है। आज की डेट में मेवात की धरती से, आज हरियाणा की धरती जो मेवात का हिस्सा है, आपको पता होगा कि मेवात भारत का, ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि मेवात भारत का सबसे पिछड़ा जिला है। आप इस बात को समझो। और उस पिछड़े जिले से जो दरिया दिली है, मैं ये कहता हूँ वो भारत की सबसे नंबर 1 निकल करके आई है। ये मोहब्बत जो उन्होंने पहुँचाई है, जो मोहब्बत उन्होंने वहाँ पे अपनी दिखाई है, जो एक प्यार का संदेश दिया है, जिन मस्जिदों को अवैध बना करके बता करके रोज बुलडोजर चलते थे, आज उन मस्जिदों के बाहर मोहब्बत के पैगाम टंगे हैं कि पंजाब बार से जुड़ो,
खुल करके समर्थन करो। तो ये मोहब्बत है साहब, इस भारत को तोड़ने की कोशिश ना करें। उन मुसलमान भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको प्यार देते हैं कि जिन्होंने भारत के बुरे वक्त में, पंजाब के बुरे वक्त में उनके साथ मोढे से मोढा मोड़ के वो खड़े हुए हैं। बेशक हम ये कहते हैं कि बाबा नानक की बरकत इतनी है पंजाब पे, उनके 20 रुपए वाले लंगर का इतना कमाल है कि अगर आज सब लोग भी आंखें फेर लेंगे तब भी पंजाब भूखा नहीं मरेगा, ये बात आप याद रखिएगा। पर फिर भी आज जिन्होंने भाईचारा निभाया है, प्यार दिखाया, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो क्या नफरत की जो दीवार थी वो दीवार भी टूटी है इस बार? बिल्कुल टूटी है। और उसी दीवार में आपको देखने को मिलेगा कि जब एक प्यार का पैगाम दिखने लगा, कई हिंदू भाइयों के समर्थन निकल के आए कि जिनकी सोच एक गलत बना दी गई थी गोदी मीडिया ने या आईटी सेल ने, उनके कमेंट निकल के आए कि नहीं यार मुसलमानों को गलत पेश किया जाता है, नहीं सर यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्हें गलत पेश किया जाता है। और उसी बीच में जम्मू से खबर आती है कि हलवाई की दुकान में बंदे ने हस्तमैथुन करके वीर्य विसर्जन कर दिया, लड्डुओं में मिला दिया। आप इस बात को देखो और कोई वीडियो नहीं आती। इतनी बड़ी हलवाई की दुकान तोड़ दी जाती है, तो आप इस बात को समझो वो साजिश है साहब, वो साजिश है। आप मुझे एक ऐसा गुरुद्वारा दिखाओ, आप मुझे एक ऐसा मंदिर दिखाओ जिसमें आपको दिखे अशोक स्तंभ टंगा हुआ, आप मुझे एक दिखा दो ना। आप मुझे दिखाओ ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सी मस्जिद है, या ऐसा कहने का मतलब है कौन सा गुरुद्वारा है जहाँ पे अशोक स्तंभ की पिक्चर शिलान्यास के साथ टंगी हुई हो। कहीं नहीं है। तो ये साजिशें थी, उनको पता था, इस बात को समझो। उनको वक्फ बोर्ड वालों को भी पता था कि आज मुसलमान उसको गवारा नहीं करेंगे, इसको टांगो और उसके बाद वो तोड़ा जाएगा और वहाँ से मुद्दा उठेगा, वो भी साजिश है। तो क्या दिक्कत है अशोक चिन्ह से? अशोक चिन्ह सम्मान है भारत का। आप मेरी बात समझो, तोड़ने वाले कौन है? मेरी बात सुनो। अशोक चिन्ह भारत का सम्मान है। धार्मिक स्थलों पे धार्मिक प्रतिलिपियां होती हैं, आप इस बात को समझो। आज अगर अशोक स्तंभ अगर हर मंदिर के बाहर हो, हर गुरुद्वारे के बाहर हो और हर मस्जिद वाला एतराज़ करे तो हम उसके भी खिलाफ होंगे। पर अगर आप साजिशों के तहत किसी धर्म को घेरने के लिए काम करोगे तो सवाल आप पे खड़े होंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय स्तंभ है, तो आज हमारे दिल में है ना भाई वो दिल। आप इस बात को समझो ना, उन्हें धार्मिक स्थानों पे क्यों रखा जा रहा है, ये गलत है।